उस रात मैं पहली बार अपने नए फ्लैट में अकेला सोने जा रहा था। शहर के इस हिस्से में अभी ज़्यादा लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। बिल्डिंग नई थी, दीवारों से अभी भी सीमेंट की हल्की गंध आती थी और गलियारों में कदमों की आवाज़ दूर तक गूंजती थी। ब्रोकर ने चाबी देते समय हंसकर कहा था, सर, ऊपर वाली मंजिल अभी खाली है, इसलिए थोड़ा सन्नाटा रहेगा। उस समय मुझे ये सन्नाटा सुकून जैसा लगा था। मुझे क्या पता था कि वही सन्नाटा धीरे धीरे मेरे कानों में जहर घोलने वाला है। पहली रात सब सामान्य था। मैं सामान खोलते खोलते थक गया था। करीब 12 बजे लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। पंखे की हल्की खरखराहट और बाहर से आती दूर की ट्रैफिक की आवाज़ मुझे नींद में धकेलने लगी। तभी बहुत हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऊपर धीरे धीरे कदम रखा हो। थक थक थक। मैंने करवट बदली। सोचा शायद भ्रम है। ऊपर की मंजिल तो अधूरी है, वहाँ कोई रहता ही नहीं। बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी बताया था कि काम अभी रुका हुआ है। फिर ये कदमों की आवाज़ कैसी? मैं उठकर बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ा साफ, जैसे कोई छत के ठीक ऊपर चल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को समझाया, नई बिल्डिंग है, सीमेंट बैठता है तो आवाज़ आती है, शायद यही होगा। लेकिन आवाज़ें रुक नहीं रही थीं। अगली रात मैंने जानबूझकर देर तक जागने का फैसला किया। सोचा, अगर सच में कोई आवाज़ आती है तो मैं ठीक समय नोट करूँगा। घड़ी में 2:17 हुए थे जब पहली आहट आई। इस बार कदमों के साथ कुछ घिसटने की आवाज़ भी थी, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर खींची जा रही हो। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। आवाज़ साफ रिकॉर्ड हो रही थी। थक थक, फिर घिस घिस, और अचानक एक तेज़ धमाका, जैसे कोई चीज़ गिर पड़ी हो। मैं डरते डरते दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में आया। ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी थीं। लाइट का स्विच दबाया, पर ऊपर वाली फ्लोर की लाइट जलती ही नहीं थी। सिर्फ मेरी मंजिल तक रोशनी थी। मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर रुका। दिल कह रहा था वापस लौट जाओ। दिमाग कह रहा था अगर अभी नहीं देखा तो कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं ऊपर तक गया। तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खुला था। अंदर पूरी तरह अंधेरा, दीवारें कच्ची, फर्श पर धूल की मोटी परत, कोई फर्नीचर नहीं, कोई इंसान नहीं, और धूल पर साफ साफ पैरों के निशान, नंगे पैर। वो निशान सीढ़ियों की तरफ से आते थे और बिल्कुल उस जगह जाकर ख़त्म हो जाते थे जो मेरे बेडरूम के ऊपर पड़ती थी। जैसे कोई वहाँ खड़ा रहा हो। मैं कुछ पल जड़ होकर उन निशानों को देखता रहा। फिर अचानक पीछे से हवा का झोंका आया और मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा छुआ है। मैं बिना पीछे देखे भागता हुआ नीचे अपने फ्लैट में लौट आया। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह और पाया कि वॉचमैन अच्छे से पूछा, ऊपर कोई आता है क्या? उसने हंसकर कहा, नहीं साहब, चाबी तो बिल्डर के पास है, काम भी रुका हुआ है, आप क्यों पूछ रहे? मैंने बात टाल दी, लेकिन अब आवाज़ें रोज़ आने लगी थीं। ठीक 2:17 पर, जैसे कोई अलार्म हो। पहले कदम, फिर घिसटने की आवाज़, फिर कभी कभी धीमी सी फुसफुसाहट। मैं रिकॉर्डिंग सुनता तो उसमें फुसफुसाहट साफ नहीं आती, बस एक अजीब सी कंपन होती थी। तीसरी रात मैंने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग को हेडफोन में तेज़ किया। आवाज़ को ध्यान से सुना। घिसटने की आवाज़ के बीच बीच में कुछ शब्द जैसे उभर रहे थे, बहुत धीमे, जैसे कोई बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा हो। नीचे मत रहो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन अगले दिन ऑफिस में भी वही शब्द कानों में गूंजते रहे, नीचे मत रहो। उस शाम मैं बिल्डर के ऑफिस गया। पूछा कि ऊपर की मंजिल का काम क्यों रुका है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा,
कुछ लीगल इशू है सर, जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। मैंने इंटरनेट पर इस बिल्डिंग के बारे में खोजा। एक पुरानी खबर मिली। निर्माण के दौरान तीसरी मंजिल से एक मजदूर गिर गया था, रात की शिफ्ट में। उसका नाम रघु था। खबर में लिखा था कि गिरने से पहले उसने कई बार शिकायत की थी कि ऊपर कोई चलता है, जबकि उस समय वहाँ कोई नहीं था। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। अब हर रात आवाज़ें पहले से ज़्यादा साफ आने लगीं। कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे की छत के ठीक ऊपर गोल गोल घूम रहा हो। एक रात तो मुझे साफ लगा कि मेरे बेड के ठीक ऊपर कोई खड़ा है। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा था और ऊपर देख रहा था। अचानक छत पर हल्की सी दरार उभरी, जैसे किसी ने ऊपर से दबाव डाला हो। मैं चीखना चाहता था पर आवाज़ गले में अटक गई। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन जैसे ही पैकिंग शुरू की, ऊपर से इतनी तेज़ धमक आई कि मेरी अलमारी हिल गई। फिर वही फुसफुसाहट, इस बार साफ, जैसे कान के पास। मत जाओ। मैं वहीं बैठ गया। डर और जिज्ञासा अब एक हो चुके थे। अगर ये सच में उस मजदूर की आत्मा है तो वह मुझसे क्या चाहता है। उस रात मैं तीसरी मंजिल पर कैमरा लेकर गया, ट्राइपॉड लगाया और रिकॉर्डिंग ऑन की। खुद सीढ़ियों के पास छिपकर बैठ गया। घड़ी ने 2:17 दिखाया। पहला कदम, फिर दूसरा। धूल खुद ब खुद उछलने लगी, जैसे किसी अदृश्य पैर से दब रही हो। कैमरे की लाल लाइट झपक रही थी। मैं सांस रोककर देख रहा था। धीरे धीरे धूल में नए निशान बनने लगे। नंगे पैर, फिर एक आकृति, धुंधली, जैसे धुएं से बनी हो। वह ठीक उसी जगह खड़ी हुई जो मेरे कमरे के ऊपर थी। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ जैसे किसी भारी चीज को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़े हुए थे। अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठ हिले। नीचे मत रहो। मैं भागकर नीचे आया, कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग देखी। उसमें कुछ भी साफ नहीं था, बस धूल उड़ती दिख रही थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि शायद वह मुझे चेतावनी दे रहा है, नीचे मत रहो। लेकिन क्यों? मैंने बिल्डिंग के पुराने मजदूरों का पता लगाने की कोशिश की। एक बूढ़ा मिस्त्री मिला जिसने बताया कि जिस रात रघु गिरा था वह किसी को ऊपर देख रहा था। उसने कहा था कि छत पर कोई बच्चा चल रहा है, लेकिन उस समय बिल्डिंग में कोई बच्चा नहीं था। बच्चा? उस रात आवाजें बदल गईं। कदम हल्के हो गए, जैसे छोटे पैरों की आहट। थक थक थक, तेज, बेचैन। फिर अचानक दौड़ने की आवाज। मेरे कमरे के ऊपर गोल गोल चक्कर। मैंने हिम्मत करके छत पर हाथ रखा। छत बर्फ जैसी ठंडी थी। और तभी मेरे पीछे से बहुत हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। मेरे कमरे के कोने में, जहां अभी तक सिर्फ दीवार थी, वहां धूल से भरे छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो छत से नीचे की ओर आते दिख रहे थे, जैसे कोई ऊपर से उतर आया हो। उस पल मुझे समझ आया, वो मुझे ऊपर से भगा नहीं रहा था, वो मुझे नीचे से हटाना चाहता था। क्योंकि जो ऊपर था वो असली खतरा नहीं था। असली खतरा अब मेरे कमरे में था। उस रात के बाद कदमों की आवाज़ से थे केस क्वेश्चन ऊपर से आना बंद हो गई। अब वो मेरे कमरे के अंदर गूंजती है। थक थक टिक ठक, ठीक 2:17 पर। और मैं हर रात सोचता हूँ, काश मैंने पहली फुसफुसाहट पर ही इस फ्लैट को छोड़ दिया होता। 2:17। घड़ी की सेकंड वाली सुई जैसे उसी समय पर आकर अटक जाती है। पहले मुझे लगता था कि ये बस एक संयोग है। अब समझ में आने लगा है कि ये समय चुना गया है मेरे लिए। पहले कदम ऊपर से आते थे, अब फर्श के अंदर से आते हैं, जैसे मेरे ही कमरे के नीचे कोई चल रहा हो। जबकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ पार्किंग है, खाली सीमेंट की ठंडी जगह। उस रात मैंने खुद को जगाए रखा, सारी लाइटें जला दी,
टीवी ऑन रखा ताकि घर में आवाज़ बनी रहे, लेकिन 2:16 होते ही टीवी अपने आप बंद हो गया। पंखा घूमता रहा, लाइट जलती रही, पर स्क्रीन काली। और फिर थक, इस बार आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरा बेड, मेरी अलमारी, दीवार सब वैसा ही था, लेकिन फर्श पर मेरे बेड के पास धूल की एक पतली सी रेखा खींची हुई थी, जैसे किसी ने गीले पैर घसीटे हों। रेखा बाथरूम तक जाती थी। मुझे याद है, मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया था। अब वो आधा खुला था। अंदर से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। मैंने कदम बढ़ाए। हर कदम पर दिल जैसे पसलियों से टकरा रहा था। दरवाजे को पूरा खोला। फर्श गीला था, नल बंद था, बाल्टी खाली थी, पर फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने थे, बिल्कुल बच्चे के पैरों जैसे। वो निशान आईने के सामने जाकर रुक गए। आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे बहुत हल्की सी परछाई खड़ी थी, धुएं जैसी, सिर टेढ़ा, आंखें गहरी और खाली। मैंने पलक झपकी। आईना फिर सामान्य था। मैं पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। लेकिन उसी क्षण मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, तुम अभी भी नीचे हो। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। सुबह तक मैं बाथरूम के बाहर बैठा रहा। सूरज की रोशनी खिड़की से आई तो सब सामान्य लगने लगा। फर्श सूखा था, कोई निशान नहीं। मैंने खुद को समझाया कि ये सब नींद की कमी है, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन ऑफिस में बैठे बैठे भी मुझे कभी कभी पैरों के नीचे कंपन महसूस होती, जैसे कोई जमीन के भीतर से चल रहा हो। उस शाम मैंने पार्किंग में जाकर देखा। मेरे फ्लैट के ठीक नीचे का हिस्सा खाली था। सीमेंट का फर्श, कुछ खंभे और कोनों में जमी धूल। मैं वहीं खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। तब मेरे ऊपर से हल्की सी धूल गिरी, जैसे किसी ने ऊपर फर्श पर कदम रखा हो। लेकिन इस बार आवाज ऊपर से नहीं आई थी। आवाज मेरे पीछे से आई। थक, मैंने घूमकर देखा। पार्किंग के सबसे अंधेरे कोने में एक छोटा सा साया खड़ा था, बहुत छोटा, शायद 5-6 साल के बच्चे जितना। वो हिला नहीं, बस खड़ा रहा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी उसकी तरफ डाली। वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में 2 छोटे पैरों के ताज़ा निशान बने हुए थे, जो खंभे के पीछे से निकलकर मेरे ठीक सामने तक आए थे और वहीं रुक गए थे। मेरी सांस अटक गई। तभी अचानक ऊपर से बहुत तेज धमाका हुआ, जैसे किसी ने भारी चीज गिराई हो। मैं भागकर सीढ़ियां चढ़ा, तीसरी मंजिल पर पहुंचा। सब वैसा ही खाली, धूल भरा, लेकिन इस बार दीवार पर कुछ लिखा था। धूल में उंगली से खुरचा गया था, ऊपर मत आना। मेरे हाथ कांपने लगे। पहले वो कह रहा था नीचे मत रहो, अब लिखा था ऊपर मत आना। तो फिर जाऊं कहाँ? उस रात मैंने अपने फ्लैट में सोने की हिम्मत नहीं की। सोचा दोस्त के घर चला जाऊं। दरवाज़ा बंद किया, बैग उठाया और जैसे ही बाहर निकला, लिफ्ट अपने आप खुल गई। अंदर कोई नहीं था। मैंने सीढ़ियां चुनी। नीचे उतरते वक्त हर फ्लोर पर लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे उतर रहा है। मैं रुकता तो आवाज़ रुक जाती, मैं चलता तो थक। फिर वही हल्की दौड़। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर मैंने पीछे देखा। सीढ़ियों के मोड़ पर एक छोटा सा हाथ रेलिंग से झांक रहा था, बस उंगलियां धूल से सनी हुई। मैं जड़ हो गया। वो उंगलियां धीरे धीरे रेलिंग से फिसली और गायब हो गई। मैं बिल्डिंग से बाहर भागा, सड़क पर आकर ही सांस ली। उस रात दोस्त के घर सोया, लेकिन 2:17 पर मेरी नींद खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था और साफ साफ सुनाई दे रहा था, थक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मैंने घबरा कर दोस्त को जगाया। उसने कहा, कुछ नहीं है यार, तू ज़्यादा सोच रहा है।
लेकिन वो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब मैं वापस अपने फ्लैट लौटा, दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने तो बाहर से लॉक किया था। चाबी लगाई, दरवाज़ा खुल गया। अंदर सब सामान वैसा ही था, बस एक चीज़ बदली थी। मेरे बेड के ठीक ऊपर छत पर एक लंबी दरार पड़ चुकी थी और उस दरार के किनारे किनारे छोटे छोटे पैरों के धुंधले निशान थे, जैसे कोई ऊपर नहीं अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं अब समझने लगा हूँ कि ये फ्लैट सिर्फ अधूरी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कुछ अधूरा रह गया था। शायद उस मजदूर की मौत, शायद कोई और कहानी, शायद कोई बच्चा जो कभी यहाँ था ही नहीं, पर अब वो है और वो मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा। आज रात मैं फिर यहीं सोने वाला हूँ, क्योंकि भागकर भी फायदा नहीं। 2:17 अब जगह से नहीं जुड़ा। वो समय मेरे साथ जुड़ चुका है। तीसरी रात जब मैं फिर उसी फ्लैट में लौटा तो मन में एक अजीब सी ठान ली थी, आज जो भी है साफ हो जाएगा। डर अब थक चुका था और उसकी जगह एक जिद ने ले ली थी। अगर यह जगह मुझे नहीं छोड़ रही तो मैं भी इसे छोड़ने से पहले सच जानकर जाऊंगा। शाम को ही मैंने पूरे घर की सफाई की, खासकर बेडरूम की छत के नीचे। उस दरार को देर तक घूरता रहा। दिन की रोशनी में वह बस एक साधारण क्रैक लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढला उसका रंग गहरा हो गया, जैसे भीतर से नमी नहीं अंधेरा रिस रहा हो। मैंने तय किया कि आज 2:17 से पहले ही सब तैयार रखूंगा। कैमरा, मोबाइल, रिकॉर्डर सब ऑन। इस बार मैं भागूंगा नहीं। 2:15। घर असामान्य रूप से शांत था। बाहर की सड़क भी जैसे थम गई हो। पंखा घूम रहा था पर उसकी आवाज़ भी दूर दूर से आती लग रही थी। 2:16 मेरे कानों में हल्की सी भनभनाहट शुरू हुई। 2:17। ठक। इस बार आवाज़ फर्श से नहीं आई, छत से भी नहीं। आवाज़ आई दीवार के अंदर से, जैसे कोई प्लास्टर के पीछे चल रहा हो। थक थक ठक। आवाज़ धीरे धीरे पूरे कमरे की दीवारों में घूमने लगी, एक कोने से दूसरे कोने तक, जैसे कोई बंद जगह में रास्ता तलाश रहा हो। मैंने सांस रोकी। कैमरा सीधे उस दरार की तरफ था। अचानक दरार के किनारों से महीन सी धूल गिरने लगी, पहले थोड़ी, फिर ज़्यादा, और फिर एक बहुत पतली उंगली दरार के अंदर से बाहर निकली। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो उंगली पूरी नहीं निकली, बस नाखून तक। नाखून काला था, धूल से भरा हुआ। मैं जड़ होकर देखता रहा। धीरे धीरे दूसरी उंगली, फिर तीसरी, जैसे कोई ऊपर से नहीं बल्कि छत के अंदर से बाहर धकेल रहा हो। और तभी कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ कैमरे की छोटी सी लाल लाइट जल रही थी। अंधेरे में मुझे साफ सुनाई दिया हल्की सी सांसें, मेरे अलावा किसी और की। फिर वही आवाज़ जो पहले फुसफुसाहट थी, अब थोड़ी साफ। वो आ गया। मेरे गले से सूखी आवाज़ निकली, कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अचानक बहुत तेज़ धमाका, जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो, लेकिन इस बार झटका नीचे की ओर था। मेरा फर्श हिल गया और फिर बच्चे की दौड़ती हुई आहट, ठक ठक खट खटक, पूरे कमरे में गोल गोल। मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन करने की कोशिश की। लाइट जली, कमरा खाली, लेकिन अब दरार और चौड़ी हो चुकी थी और उसके नीचे मेरे बेड पर धूल से बने 2 छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कोई वहां टिककर नीचे झांक रहा हो। मेरे दिमाग में अचानक एक बात कौंधी, अगर मजदूर ऊपर से गिरा था तो वह नीचे कैसे गिरा? तीसरी मंजिल से गिरने पर शरीर बाहर की तरफ जाता है, भीतर नहीं। मैंने अगले दिन पुराने मिस्त्री को फिर ढूंढा। इस बार उसने ज्यादा बताया। उसने कहा, साहब, उस रात रघु अकेला नहीं था। उसने कहा था कि कोई बच्चा ऊपर दौड़ रहा है। कहा है उसने पकड़ने की कोशिश की
और फिर वो खुद गिर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर बिल्डिंग के अंदर नहीं, पार्किंग के बीचों बीच मिला था, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैंने पूछा, बिल्डिंग में कभी कोई बच्चा मरा था क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये ज़मीन पहले खाली नहीं थी। यहाँ एक पुराना मकान था, सुना है उसमें आग लगी थी, एक बच्चा अंदर ही रह गया था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो क्या वो बच्चा? उस रात मैं फिर फ्लैट में लौटा, लेकिन इस बार मैं ऊपर नहीं गया। मैं सीधे पार्किंग में गया, उसी खंभे के पास जहां मैंने साया देखा था। 2:16। पार्किंग में अंधेरा था, सिर्फ एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। 2:17। थक। इस बार आवाज़ ऊपर से नहीं, चारों तरफ से आई, जैसे पूरी बिल्डिंग एक साथ सांस ले रही हो। मैंने ऊपर देखा। मेरे फ्लैट की खिड़की में हल्की सी हरकत थी, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। मैं तो नीचे खड़ा था, फिर ऊपर कौन? मैं सीढ़ियां दौड़कर चढ़ा। दरवाज़ा बंद था। चाबी से खोला, अंदर घुसा। कमरा अस्त व्यस्त था, कुर्सी गिरी हुई, कैमरा फर्श पर टूटा पड़ा था और दीवार पर इस बार साफ साफ लिखा था, अब तुम ऊपर हो। मेरी समझ टूटने लगी। ऊपर? मैं तो तीसरी मंजिल पर हूं ही। तब अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं तीसरी मंजिल पर नहीं हूं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे पार्किंग नहीं थी, नीचे अंधेरा था, गहरा, अनंत, जैसे बिल्डिंग ही खत्म हो गई हो। मेरे कानों में बच्चे की हंसी गूंजी, इस बार साफ, मासूम नहीं, खाली। अब तुम ऊपर हो और मैं नीचे। फर्श अचानक मुलायम लगने लगा, जैसे सीमेंट नहीं, राख हो। मुझे समझ आया, शायद यह जगह मंजिलों की नहीं है, ये ऊपर नीचे का खेल है। जो नीचे रहता है उसे ऊपर बुलाया जाता है, जो ऊपर जाता है वह नीचे गिरता है। और शायद रघु भी ऐसे ही फंसा था। मैं दरवाजे की तरफ भागा। बाहर कॉरिडोर वैसा नहीं था जैसा रोज होता था, लंबा, अंतहीन। लाइटें टिमटिमा रही थीं। पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, इस बार छोटे नहीं, भारी, जैसे कोई बड़ा आदमी नंगे पैर चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा। कॉरिडोर के दूर सिरे पर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसके पास एक छोटा साया। दोनों मुझे देख रहे थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ बच्चा नहीं है, कुछ और भी है, कुछ जो पहले से यहां था, और शायद बच्चा भी उससे डरता है। कदमों की आवाज तेज होने लगी। मैं भागा, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था, और घड़ी मेरी कलाई में अब भी 2:17 पर अटकी हुई थी। शायद समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। शायद मैं अब भी उसी पल में फंसा हूं। और अगर आप कभी किसी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हों और रात 2:17 पर कदमों की आवाज़ सुने, तो ऊपर मत जाइए, नीचे मत रहिए, क्योंकि हो सकता है आप पहले ही गलत मंजिल पर खड़े हों। मुझे नहीं पता वो कॉरिडोर कितनी देर तक चलता रहा, शायद कुछ मिनट, शायद कई घंटे, या शायद समय सच में रुक चुका था। घड़ी अब भी 2:17 पर अटकी थी। सेकंड की सुई हिलती नहीं थी, बस कांपती थी, जैसे आगे बढ़ने से डर रही हो। मैं भागते भागते अचानक रुक गया। कॉरिडोर खत्म हो गया था। मेरे सामने एक दरवाज़ा था, साधारण सा लकड़ी का दरवाज़ा। उस पर धूल जमी थी और धूल में छोटे छोटे हाथों के निशान। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, नीली, ठंडी। पीछे से भारी कदमों की आहट पास आती जा रही थी। थक थक। हर कदम के साथ फर्श हल्का सा कांपता। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो पीछे मुड़कर उस आकृति का सामना करूं, या इस दरवाजे के भीतर चला जाऊं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर वही पुराना मकान था, टूटी दीवारें, जली हुई लकड़ी, छत काली, जैसे आग ने उसे चूम लिया हो।
हवा में राख की गंध थी। मैं समझ गया, ये वही घर है जो इस बिल्डिंग से पहले यहाँ था। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा लड़का खड़ा था, 5-6 साल का, चेहरा धूल से सना हुआ, आंखें गहरी, पर इस बार खाली नहीं, डरी हुई। वह मुझे देख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, तुम रघु को क्यों गिराया? उसने सिर हिलाया, नहीं। फिर बहुत धीमे बोला, मैंने नहीं। उसकी आवाज़ फटी हुई थी, जैसे बहुत दिनों से किसी से बात न की हो। तो किसने? उसने पीछे की ओर इशारा किया। कमरे के अंधेरे कोने में एक लंबी छाया खड़ी थी, वही झुकी हुई आकृति जो कॉरिडोर में दिखी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी लंबी उंगलियां जो दीवार को छूते ही काला निशान छोड़ देती थी। बच्चा मेरे करीब आ गया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें वही डर था जो मेरे अंदर था। वो ऊपर नीचे खेलता है, उसने कहा। जो यहाँ आता है उसे फंसा लेता है, पहले मुझे, फिर उस अंकल को। रघु, तुम क्यों नहीं जा पाते? मैंने पूछा। उसने फर्श की ओर देखा। वहां राख में गोल सा निशान बना था, जैसे किसी ने आग के बीच उसे घेर लिया हो। मैं नीचे रह गया था, उसने कहा। दरवाज़ा बंद हो गया था। मेरे गले में कुछ अटक गया। पीछे से फिर वही भारी कदमों की आवाज़ आई, इस बार दरवाजे के ठीक बाहर। थक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की रोशनी झिलमिलाई। वह लंबी आकृति अब दरवाजे के पास थी। उसकी आवाज़ गूंजी, गहरी, खाली, एक ऊपर एक नीचे। तभी खेल पूरा। मुझे अचानक समझ आया, यह जगह किसी आत्मा की नहीं, किसी खेल की थी। जो नीचे फंसता है वह ऊपर खींचा जाता है, जो ऊपर पहुंचता है उसे नीचे गिराया जाता है। संतुलन। रघु ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। उसे लगा वो उसे बचा रहा है, लेकिन खेल को एक और खिलाड़ी मिल गया। अब मेरी बारी थी। बच्चा कांप रहा था। अगर तुम नीचे रहोगे तो वो मुझे ऊपर ले जाएगा, उसने कहा। और अगर मैं ऊपर जाऊं तो तुम नीचे फंस जाओगे। पीछे की आकृति और करीब आ गई। मैंने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया। खेल तोड़ना होगा, मैंने कहा। वह मुझे समझ नहीं पाया। मैं राख के उस गोल निशान के बीच खड़ा हो गया। अगर संतुलन चाहिए तो उसे बिगाड़ना पड़ेगा। मैंने जोर से चिल्लाया, कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई नीचे नहीं रहेगा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें दरकने लगीं। आग की लपटों की परछाई चारों तरफ फैल गईं। लंबी आकृति चीखी। पहली बार उसकी आवाज़ टूटी। बच्चे ने आंखें बंद कर लीं। मैंने महसूस किया कि फर्श मेरे पैरों के नीचे से खिसक रहा है। गिरने का एहसास, बहुत गहरा, जैसे अनंत अंधेरे में डूब रहा हूं। और फिर सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने फ्लैट के बेडरूम में था। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। छत की दरार गायब थी। दीवारें साफ, कोई निशान नहीं। घड़ी 8:32 दिखा रही थी। सब सामान्य। मैं धीरे धीरे उठा, पूरा घर देखा, पार्किंग में गया, तीसरी मंजिल पर गया। सब वैसा ही था जैसा एक नई बिल्डिंग में होना चाहिए, लेकिन एक चीज बदली थी। तीसरी मंजिल के धूल भरे फर्श पर अब सिर्फ एक ही तरह के पैरों के निशान थे। बड़े नंगे पैर जो सीढ़ियों की तरफ जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। छोटे पैरों के निशान नहीं थे। मैं समझ गया, खेल टूट चुका है, या शायद खिलाड़ी बदल गया है। मैंने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। महीनों बीत गए। अब मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, पुरानी इमारत में, भीड़ भाड़ के बीच। यहाँ सन्नाटा नहीं है, लेकिन कभी कभी ठीक 2:17 पर मेरे कमरे के फर्श के नीचे से हल्की सी आहट आती है। थक, बस एक बार, जैसे कोई याद दिला रहा हो। ऊपर और नीचे का खेल खत्म नहीं होता, बस जगह बदल लेता है।